हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसमें एक लेसन मैंने करवा दिया था। उसके बाद कुछ तबीयत ठीक ना रहने की वजह से मैंने आगे करवाया नहीं। तो आज मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। तो दूसरा अध्याय हमारा है एनसीईआरटी 6 क्लास हिस्ट्री का, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे। ऐसा अक्सर हमारे साथ भी होता है जब हम कहीं जाते हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पे हाथ रख कर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पे बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ये है मेन इसका, ये वाला, कि आरंभिक मानव, स्टार्टिंग में जो लोग थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से, आखेटक मतलब शिकारी, खाद्य संग्राहक भोजन इकट्ठा करने वाले, के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटिक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो उनके लिए भोजन नहीं बचता था, क्योंकि उनका काम क्या था, घूमते फिरते वो भोजन का इंतजाम करते थे अपना, तो वो ख़त्म हो जाता था। इसलिए भोजन की तलाश में फिर उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दो रीजन ये हो गए इनके। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे, ऐसा एक अनुमान है उनके बारे में। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनके तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। मतलब जिस मौसम में जहाँ पेड़ फल फूल मिलेंगे वो उसी इलाके में उसी टाइम पे जाएंगे ना। और चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। और पानी झीलों, झरनों, नदियों में भी मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। जैसे कई नदियाँ सूख जाती है गर्मी के साथ, और जैसे बारिश हुई तो वो चल पड़ती है, कुछ लुप्त हो जाती हैं। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ऐसा हम अनुमान लगाते हैं आरंभिक मानव के बारे में। लेकिन आरंभिक मानव की जो जानकारी है वो हमें कैसे मिलती है, ये क्वेश्चन। पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। वो क्या चीज़ें मिली हैं वो पता लगेगा हमें आगे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। क्योंकि वो जब शिकार करते थे तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी उनको। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये देखो, ये इस टाइप के हथियार बनते थे पहले। ये पत्थर को काट करके उसको पैना करके फिर बनाते थे। रहने की जगह निर्धारित करना, मानचित्र 2 को देखेंगे। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। मतलब यहाँ लोग रहते थे। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। देखते हैं मानचित्र में, रेड कलर का, ये देखो भीमबेटका, और इधर हुसंगी, कुरनूल की गुफाएं, ये 2-3 जगह दिखाई गई है। हुसंगी ये कर्नाटक में है, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में है, और भीमबेटका ये एमपी में पड़ता है, नर्मदा नदी के आसपास का इलाका है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस ये बहुत बार आता है, सीटेट में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। और भीमबेटका वाला तो बहुत, मतलब एसएससी एग्जाम में भी काफ़ी बार देखा मैंने। इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। सबसे पहले गुफाएं और कंदराएं जो मिली वो भीमबेटका आधुनिक, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी।
ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? क्योंकि नर्मदा, आपको समझ आ गया होगा, नर्मदा नदी, वहाँ पानी भी उनको मिलता होगा ना। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है कि ये देखो शैल चित्र है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। शैल चित्र उनको कहते हैं जो दीवारों पे बने हुए। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शैल चित्र क्या होते हैं? जो दीवारों पर बने हुए चित्रों को शैल चित्र कहते हैं। इनमें कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। पुरास्थल, पुरास्थल कौन सा स्थान होता है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत, ये 2-3 चीज़ें मेन है, औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं को निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले लेसन में आपको पता चल जाएगा क्या क्या मिले थे, कहाँ मिले। आगे है आग की खोज। मानचित्र 2 में आपने कुरनूल गुफा देखी होगी। यहाँ राख के अवशेष मिले सबसे पहले। इनका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना भी सीख गए थे। राख का मिलना मतलब आग से बनती है राख। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। जैसे वो लोग क्या करते थे, कपड़े नहीं रखते थे ना पहले लोग, तो वो आग मतलब ठंड से बचने के लिए आग जलाते होंगे अपने शरीर की रक्षा के लिए, या जानवरों को भगाने के लिए ताकि जानवर भाग जाएं, जो जंगली जानवर घूमते थे, या प्रकाश के लिए, रोशनी। उनके पास पहले कोई लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी ना उस टाइम पे। आज हम आग का उपयोग इसलिए करते हैं। नाम और तिथियाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो था उसको पूरा पाषाण कहते हैं। ये पूरा पाषाण काल, ये 2 शब्दों से बना है। पूरा यानी प्राचीन, और पाषाण का मतलब पत्थर से है। प्राचीन टाइम में जो पत्थर का यूज करते थे इसलिए इसको बोलते हैं। पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले के दौरान का माना जाता है। इसका टाइम पीरियड बहुत बार पूछ लिया जाता है। 20 लाख साल पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलेंगे? पूरा पाषाण। इस काल को भी आगे फिर 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आरंभिक, उसके बाद में मध्य पाषाण, फिर उत्तर पाषाण युग, उत्तर पूरा पाषाण। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण को मेसोलिथ भी कहते हैं। इसका समय लगभग 12 साल, वो 20 साल पहले 20 लाख साल पहले, और ये क्या है 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 तक। 12,000 से और 10,000 के बीच का जो टाइम है तो उसको बोला गया है ये मध्य पाषाण। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। छोटे का मतलब माइक्रो, तो उनको माइक्रोलिथ बोलते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा होता है यानी लघु पाषाण। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10 साल पहले से होती है, क्योंकि 12 से 10 के बीच का टाइम मध्य पाषाण, 20,000 लाख साल पहले का टाइम है वो पूरा पाषाण, और 10,000 साल पहले के जो शुरू हुआ वो नव पाषाण हो गया, नया पाषाण। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए, अगले अध्याय में तुम्हें अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसके क्या नाम रहे होंगे। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से जानवरों का जिक्र आया है यहाँ पे। उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, मतलब ये घास खाने वाले हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। मतलब कि कब इनका टाइम पीरियड होता है प्रजनन का, और इनके खाने पीने की क्या आदतें रहती है। तो लोगों ने शिकार किया, उनके पीछे पीछे आए, तो उन्होंने इनकी जानकारियाँ इकट्ठी की। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। नेक्स्ट है खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। प्राकृतिक मतलब अपने आप।
शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इस अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते हैं। उनको थोड़ा आइडिया लग गया कि कब उगता है, कब पक के तैयार होता है, कब इनकी ज़रूरत होती है हमें, कब हम निकाल सकते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। मतलब एक ये अंदेशा कह सकते हैं हम, पुरानी चीज़ों के आधार पर अनुमान लगाया है, तो उसके आधार पर यह बताया जा रहा है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले कौन सा पालतू जानवर था, तो कुत्ते का जिक्र आया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। आगे कहते हैं, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? और बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करना। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पे लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनका यूज हो सके अगले साल के लिए, जैसे हम लोग भी रख लेते हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पे जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का और कौन सा पालतू सूअर का, ये दांत दिखाए गए हैं इसमें। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। करीब 12,000 साल पहले स्टार्ट हुई। मध्य पाषाण का टाइम जो आया 12,000 से 10,000 वाला। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। कई बार हम धान उनको टिक कर देते हैं पुराना, या कपास भी। कपास जैसे मेहरगढ़ उधर मिले थे उसके सिम्टम। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले कुत्ता, उसके बाद भेड़ बकरी, और उसमें फसलों में क्या आएगा? गेहूँ और जौ। एक नवीन जीवन शैली। नई जीवन शैली कैसे आई? तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इससे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब पेड़ पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा के रखना आवश्यक था। एक तो बीज के लिए, दूसरा भोजन के लिए भी यूज़ करते थे अनाज, और थोड़ा बीज के लिए रखते ताकि अगले साल के लिए फसल उगाई जा सके। इसलिए लोगों को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो देखो भंडारण कैसे करते थे, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में खाने के लिए, उपहार के लिए, एक दूसरे को उपहार भी देते थे पहले, और भंडारण के लिए भी। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे होते हैं? देखो, दूध देने वाले जानवरों का जिक्र आएगा इसमें। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों को देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है। तो भोजन का एक जो अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भंडार करके रख लेते हैं ना वो। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 जो आपने देखा पृष्ठ संख्या 13 के ऊपर, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं जो उसमें नीले स्थान थे? इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। देखो पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए हमें। उसमें नीले निशान थे, ये देखो, ये नीले। हलूर हो गया, पयमपली, और इधर देखो ये कोलिडवा, महागढ़वा, चिरांद, दाउजली हेडिंग, ये इधर पड़ता है।
ये मेहरगढ़, ये ब्रिज होम जम्मू कश्मीर के आसपास पड़ता है। ये चिरांद बिहार के अंदर पड़ता है। और भीमबेटका के आसपास लगता है ये मध्य प्रदेश के पास कोलिडवा। और ये हलूर कर्नाटक। और ये पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश, इधर सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु। तो ये नीले स्थान है। मानचित्र 2, जो नीले वर्ग दिख रहे थे हमें, उनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र के आधुनिक कश्मीर में, जो बुर्ज होम वाला ऊपर सबसे ऊपर था, पूर्वी और दक्षिण भारत में। पूर्वी भारत में उधर हो गया, एक साइड में था अरुणाचल प्रदेश के शायद, कौन सा था वो ध्यान नहीं है मेरे को। और एक नीचे था पय्यमपल्ली। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जानने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं को हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों को की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर, धीरे धीरे चलता फिरता जीवन अब स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगा। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ी और घरों के निशान मिले, जैसे एक ब्रुज होम जो कश्मीर के अंदर है। ब्रुज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। गर्तवास, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। गर्तवास क्या होता है? तो गड्ढे के नीचे घर बनाना, झोपड़ी टाइप जो बना लेना। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और उन्हें ठंड के मौसम में उससे सुरक्षा मिलती होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ, गर्तवास का चित्र कहीं आगे दिखा देगा। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। इसमें वे औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज जैसे निकालने के लिए और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए आज भी हम करते हैं, देखते हैं हम गाँव में। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब पत्थर, युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देखो, ये पत्थर से बने हुए हैं। नवपाषाण युग के कई कुछ उपकरण हैं ये। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन, देखो ये मिट्टी का घड़ा मिला है। कभी कभी इन पर अलंकरण का मतलब चित्रण भी किया गया था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। पुराने टाइम में बर्तनों के अंदर कुछ ना अनाज वगैरह रखा जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन ये हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। कहीं कुछ परिवर्तन कब आया, कहीं कुछ परिवर्तन कब आया, एक साथ सब जगह नहीं आया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। आगे है सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 में मेहरगढ़, जो आपने देखा होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान की साइड, ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा, इंडिया से बाहर। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इसमें हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ बकरियों की भी हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के, कौन से घर? चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे। इसमें कुछ संभवत भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवत इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मतलब लोगों के ये विश्वास थे, ऐसे कोई किसी में विश्वास रखता था। ये मेहरगढ़ में देखो, ये मेहरगढ़ के 4 कमरों वाला दिखा रखा है। ये कब्र का चित्र है।
तो इसमें साथ में बकरी को दफनाया गया कि ये अपना भोजन के रूप में जैसे शिकार करके खा लेगा, कुछ ऐसे मान्यताएं लोग रखते थे पहले। आगे है अन्यत्र, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, अपने फ्रांस को देखना है। चित्र फ्रांस की एक गुफा का है, ये देखो। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूरों को चमकते गहरे रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहे, एसिक और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कई अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। नेक्स्ट है एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल युग तुर्की में भी है। ये मतलब विश्व लेवल का है, जहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि चकमक पत्थर कहाँ से मंगवाया जाता था, सीरिया से। लाल सागर की कोड़ियाँ, वो मध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रखें उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास ज़्यादा नहीं हुआ था, लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह के कुछ वर्ड आए हैं। पुरास्थल हमने देखा है पहले, पुरास्थल का मतलब आखेटक उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, ये सब आया है पहले, आपने सब देखा होगा। तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं। दीवारों पे चित्र क्या होते हैं, शैल चित्र, और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उसमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। तो ये आपका लेसन यहाँ ख़त्म होता है। इन वाक्यों को पूरा करें। क्वेश्चन देख लेते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि गुफाओं में वो क्यों रहते थे, क्योंकि उनके शरीर की सुरक्षा हो सके और अपने जैसे जानवरों से बच के और ठंड से भी बच के। घास वाले मैदानों का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये ऊपर आया था, उसमें घास वाले मैदानों का विकास कहाँ हुआ था। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, क्योंकि वो खेती को पकाते थे, उसमें टाइम लगता था, कितने साल में खेती पक के तैयार होती है, उसका यूज करते थे ना। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते कि मेरठ के लोग पहले शिकारी थे, उसके बाद में पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो धीरे धीरे उन लोगों ने ये चीज़ें सीखी है। तो ये आपका लेसन होता है ख़त्म। एक ये तिथियाँ देखो, मध्य पाषाण का टाइम ये बहुत बार पूछा जाता है। 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 साल पहले हुआ मध्य पाषाण में। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। और ऐसे काम लिखो जो जिन्हें महिलाएं आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। 2 ऐसे काम बताओ जिसे सिर्फ महिलाएं करती, या 2 वो काम बताओ जिन्हें सिर्फ पुरुष करते। तो ये तो आप अपने मतलब जीके से भी आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा लेसन हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेसन के लिए आप कल मिलते हैं हम। बाय। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।